अंग्रेजी में एक कहावत है, टर्न द टेबल्स, जिसका सीधा सा मतलब है बाजी पलट देना। लद्दाख में भारतीय सेना की बदली रणनीति ने यही किया और चीन के होश उड़ा दी। 30 अगस्त की रात चीन को दो तरफा मार पड़ी। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सैनिकों ने चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। ठीक उसी दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो ने चीन को उस पहाड़ी से दूर भगा दिया जिसे 1962 की जंग के बाद चीन अपनी जायदाद समझ रहा था। चीन के साथ सीमा विवाद के 58 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब चीन को उसी की भाषा में जवाब मिला है। इससे एलएसी का पूरा माहौल ही बदल गया है। अब तक होता यह था कि चीन की सेना भारत की जमीन में घुसपैठ करती थी और भारत बातचीत करके उसे लौटने के लिए मनाता था। विवाद ना बढ़े इसलिए चीन की ऐसी हरकतों को भारत नजरअंदाज करता था। यह कहकर मामला ठंडा किया जाता था कि दोनों देशों के बीच सीमा तय नहीं हो पाई है, इसलिए कभी कभी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो जाता। पहली बार भारत ने चीन की घुसपैठ की कोशिशों को सख्ती से नाकाम किया। इसे चीन के बारे में भारत की बदली रणनीति का ही नतीजा माना जा रहा है कि 45 साल बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एलएसी पर एक्शन के लिए भेजा गया, जिसका जन्म ही चीन से बदला लेने के लिए हुआ था। यह भारत की रणनीतिक सैन्य टुकड़ी है जो सेना और रक्षा मंत्रालय के बजाय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए सीधे प्रधानमंत्री के निर्देश पर काम करती है। 1962 की जंग के बाद आईबी के डायरेक्टर रहे बीएन मलिक और बीजू पटनायक की सलाह पर एसएफएफ का गठन हुआ था। इस विशेष कमांडो फोर्स को हिमालय के पहाड़ी इलाकों में चीन से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई और इसमें तिब्बत मूल के ऐसे जवानों को भर्ती किया गया जो गुरिल्ला युद्ध और चीन सीमा के भौगोलिक हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। एसएफएफ के कमांडो 1975 तक चीन सीमा पर निगरानी और दूसरे तकनीकी मिशन के लिए तैनात किए जाते थे। बाद में सरकार ने उन्हें एलएसी से कम 10 किलोमीटर दूर तैनात करने का निर्देश दिया, क्योंकि एसएफएफ के कुछ कमांडो मंजूरी लिए बिना ही एलएसी के पार जाकर ऑपरेशन करने लगे थे। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का सफाया करने में भी एसएफएफ कमांडोज की मदद ली गई थी। 1999 के कारगिल जंग में भी इन कमांडोज ने चुपचाप अपने मिशन को अंजाम दिया था। इस बार उनका मिशन लद्दाख था, जहां उनकी तेजी और ताकत देखकर चीन की सेना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 1962 के बाद से ही भारतीय सेना अपने ही देश के जिस इलाके में नहीं जा पा रही, वहां से 4 किलोमीटर आगे अब भारत की सुरक्षा चौकी। पेंगोंग में हिंदुस्तान के हुंकार पर सबसे बड़ी खबर। उन्नीस का बदला पूरा, 3 चोटियों पर लहराया तिरंगा। भारतीय सेना का पराक्रम 4 किलोमीटर तक चीन को खदेड़ा।
लद्दाख से न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चालबाज चीन चित हो गया। एलएसी पर उसकी साजिशों की हवा निकल गई। चीन की 4 महीने पुरानी चाल का हिंदुस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि शी जिनपिंग का सिर चकरा गया। भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया और उन 3 चोटियों पर कब्जा कर लिया जिन पर चीन की बुरी नजर थी। भारत के वीर जवानों ने हजारों फीट ऊपर पैंगोंग त्सो झील के पास चीन की सेना को ऐसी पटखनी दी कि बीजिंग तक इस शिकस्त की गूंज सुनाई दी। आज हम आपको पहाड़ की वो चोटियां दिखाएंगे जहां अब तिरंगा लहरा रहा है। आज हम आपको 29 से 30 अगस्त की रात की शौर्य गाथा दिखाएंगे जिससे चीन हिल गया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये नक्शा, गौर से देखिए। इस नक्शे पर आपको 5 चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराता नजर आ रहा होगा। इन 5 चोटियों में से गुरुंग हिल और मागर हिल पर भारत के जवान पहले से तैनात थे, लेकिन हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रिकिन ला पर भारतीय सेना ने 29 से 30 अगस्त की रात को कब्जा कर लिया। यही नहीं, इससे सटे इलाकों में भारत ने अपनी सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी, जबकि गुरुंग हिल के पास तो भारत ने अपने युद्धक टैंक भी तैनात कर दिए हैं। भारत के आक्रामक रुख से बौखलाया चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन ये कह रहा है कि भारत ने एलएसी पार कर उसके इलाके पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा उसे वापस लौट जाना चाहिए। जबकि चीन पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में भारत के इलाके में पिछले कई महीनों से डटा हुआ है। पिछले 4 महीनों से इसी को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है और भारत कह रहा है कि चीन वापस लौटकर अप्रैल के पहली वाली स्थिति बहाल करे, लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जी हाँ, एक तरफ तो चीन पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी इलाके में अपनी चालबाजियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारत पर एलएसी लांघने का आरोप लगा रहा है। जबकि हकीकत तो यही है कि भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने उस इलाके और उन चोटियों पर कब्जा किया है जहां चीन खुद काबिज होकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता था। तो अब आपको बताते हैं कि ब्लैक टॉप का पूरा इलाका आखिर क्यों खास है और अब यहां भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। दरअसल ताजा विवाद पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में हुआ। यह विवादित इलाका ब्लैक टॉप पहाड़ी के नजदीक है जो चुशुल से 25 किलोमीटर पूर्व में है। ब्लैक टॉप पर हालांकि चीन का नियंत्रण था, लेकिन अब यहां भारतीय सेना की मौजूदगी ने उसे परेशान कर दिया है। ब्लैक टॉप की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे चीनी टैंक साफ देखे जा सकते हैं। चीन की सेना ने इन्हें किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रखा है। वहीं भारतीय सेना एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक सिस्टम से लैस है, यानी इशारा मिलते ही चीन के T-15 टैंक तबाह किए जा सकते हैं। एंड इसको हम आगे जो एक्शन है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड हम चाइना को ये बताना चाहते हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ ना करे। ये 2020 का भारत है, हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये बदल चुका है और ये मेरे हर देशवासी का हिंदुस्तान है। मैप के जरिए देखने पर पता चलता है कि इन इलाकों में ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनका अपना रणनीतिक महत्व है, इसलिए क्योंकि जो चोटी पर रहेगा वो पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। यही नहीं, दूसरे देश के सैनिकों की हर चाल को भांप सकता है। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण के किनारे में पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है, लिहाजा भारतीय सेना ने चीन की गिद्ध दृष्टि पड़ने से पहले यहां तिरंगा फहरा दिया, वो भी ठीक उसी की भाषा में। गौर से देखिए ये नक्शा। पैंगोंग झील के दक्षिण में स्पांगुर झील है जो ज्यादातर सूखी ही रहती है। स्पांगुर झील और पैंगोंग झील वाले इलाके के बीच में पहाड़ियां हैं। स्पांगुर झील पर करीब 2.5 किलोमीटर की खाली जगह है जहां से सैन्य मूवमेंट हो सकती है। 29 अगस्त की रात को
चीन के सैनिकों ने यहां मौजूद चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश शुरू की, लेकिन भारतीय जवान उसे रोकते हुए करीब 3 पहाड़ियों पर पहुंच गए। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रिकिनला पर भारत ने कब्जा कर लिया, जहां से अब चीन की सेना और आर्टिलरी की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। पहाड़ की ये चोटियां रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और यही वजह है कि भारतीय सेना ने चीन की सेना को जवाब देने के लिए पैंगोंग के दक्षिण छोर पर ब्लैक टॉप हिल के इलाके में T-90 टैंकों की पूरी रेजिमेंट तैनात कर दी है। हालांकि चीन ने भी पहाड़ों में लड़ने वाले T-15 टैंकों को तैनात किया है, लेकिन युद्ध भूमि में T-90 की जो मारक क्षमता है, शायद चीन उससे बौखलाया हुआ है। जाहिर है चीन के मंसूबों पर भारत ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। 29 से 30 अगस्त की रात भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीन की मौजूदगी और बिना कब्जे वाले इलाके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चीन को जोर का झटका दिया है। तो न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विकास फोर्स या कहें SFF के इस ऑपरेशन में PLA को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। भारतीय सेना उस इलाके में 4 किलोमीटर के दायरे में घुस चुकी है जिस पर कभी चीन का कब्जा होता था। रणनीतिक तौर से अहम चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो गया है। भारत अब इस इलाके में रणनीतिक तौर से फायदे की स्थिति में है। अगर आपका ये 10 ट्यूब का जो मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, तो आपको क्या लगता है हमारे पास पिनाका नहीं है? ये वो पिनाका है हमारे पास जिससे पाकिस्तान और चाइना थर थर कांपता है। जब पिनाका मूव होता है तो वहां पर मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। सो काबिलियत में मत चिंता करिए, हमारे पास आपको केटर करने के लिए काफी कुछ है। भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैनाती में भारी बदलाव किया है। पूर्वी लद्दाख की कई चोटियों पर भारतीय सेना ने अपनी नई पोस्ट बना ली है। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में जिन पहाड़ियों पर चीन सेना के जवान तैनात हैं, भारतीय सेना ने उन चोटियों के आसपास ऊंची चोटियों पर अपनी तैनाती की है। यही नहीं, नॉर्थ पैंगोंग में भारतीय सेना कुछ चोटियों पर तो अब बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है। इस समय पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक हर पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है। दक्षिणी पैंगोंग के पास चीन सेना की एक आर्मर्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन स्पांगुर गैप के पास देखी गई है। तो गौर करने वाली बात यह है कि जिस रिकिनला और रेजांग ला पर 1962 में जबरदस्त लड़ाई हुई थी और भारत ने कभी अपनी सेना यहां नहीं भेजी, अब वहां भी कई अहम इलाकों में तिरंगा लहरा रहा है। लिहाजा भारत ये बढ़त बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि सेना प्रमुख MM नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं, जहां वो सुरक्षा हालात और भारतीय सेना के ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बर्फबारी से पहले LAC पर तनाव अपने चरम पर पहुंच सकता है। चीन कई और मोर्चों पर जंग जैसे सूरत हाल पैदा कर सकता है। लद्दाख में भारत की रणनीति में बदलाव पूरी दुनिया को दिख रहा है। दरअसल LAC पर भारत की पुरानी रणनीति यही थी कि चीन की दादागिरी को नजरअंदाज किया जाए और बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश की जाए। बातचीत तो भारत अब भी कर रहा है, लेकिन चीन की हेकड़ी बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। भारत की रणनीति में यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके बारे में भारत तभी सोचने को मजबूर हो गया जब 2017 में डोकलाम में चीन ने आंखें दिखाई। डोकलाम से पहले लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिक कई बार घुसपैठ कर चुके थे, लेकिन भारत उन हरकतों को चीन के सैनिकों की स्थानीय स्तर पर गलतफहमी मानकर तूल देने से बचता था। डोकलाम विवाद से यह साफ हो गया कि यह चीन की गलतफहमी नहीं, बल्कि विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी था। इसकी पहली झलक 2018 में भारतीय सेना और वायुसेना के साझा युद्ध अभ्यास ऑपरेशन बाहुबली में दिखी। तब वायुसेना ने लेह में सैनिक, टैंक और दूसरे भारी हथियार लेह पहुंचाने का अभ्यास किया था। उसी को देखकर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के रिसर्च फेलो योगेश जोशी और सिंगापुर के न्यानयन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अनित मुखर्जी ने भारत की रणनीति का विश्लेषण किया। उनका दावा था कि भारत अब चीन की गुस्ताखियों को नजरअंदाज करने के बजाय सबक सिखाने की रणनीति पर अमल करने वाला। उन्होंने इसे बिल्कुल सही बताया और सलाह भी दी कि भारत को पाकिस्तान के बजाय चीन के खिलाफ रणनीति पर जोर देना चाहिए।
अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर विपिन नारंग ने 2013 में यही सलाह दी थी। उनका कहना था, भारत अगर चीन के परमाणु हथियार और मिसाइलों का जवाब के हिसाब से अपनी तैयारी करे तो पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। बीते 4 महीने में भारत की रणनीति उसी दिशा में आगे बढ़ती दिखी। ध्यान भटकाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के जरिए एलओसी पर गोलाबारी करवाई, लेकिन सेना का फोकस पाकिस्तान को जवाब देने और चीन को सबक सिखाने पर ही रहा। इस बार सबक सिखाने के लिए उस विशेष फोर्स की मदद भी ली गई जिसके कमांडोज को अगर आदेश मिला तो वो एलएसी पार करने में भी नहीं हिचकेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में भारत के तेवर देखने के बाद वहां के लोगों को यह तसल्ली दी है कि लद्दाख में लंबे समय तक भारतीय सेना की तैनाती मुश्किल है। वहां का मौसम और सेना की तैनाती में होने वाला भारी खर्च रोड़ा बन जाएगा। यह भी चीन का भ्रम ही है। उसे मालूम नहीं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो अपनी वर्दी पर जो बिल्ला लगाते हैं उस पर बर्फीले शेर की तस्वीर होती। हिमालय की वादियों में मौसम से कैसे निपटना है, दुश्मन को कैसे निपटाना है, ये एसएफएफ कमांडो से बेहतर कोई नहीं जानता। एलएसी पर चीन का घमंड हुआ चूर चूर। भारत के जाबाजों ने चीन को चटाई धूल। हथियार छोड़कर भागने को चीन हुआ मजबूर। भारत की सीक्रेट फोर्स ने किया चीन को चकनाचूर। 29 से 30 अगस्त की रात चीन ने भारत के साथ धोखे की जो साजिश रची थी उसके जाल में वो खुद ही फंस गया। चीन का मंसूबा तो एलएसी पर उन पहाड़ी चोटियों पर कब्जा करने का था जो भारत की जमीन पर हैं। इसके लिए चीन की धोखेबाज सेना ने रात के अंधेरे में दबे पांव भारी गोला बारूद के साथ भारत में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन जब भारत के जाबाज जवानों ने पलटवार किया तो चीन को न सिर्फ मैदान छोड़कर भागना पड़ा बल्कि वो अपने हथियार और गोला बारूद भी नहीं लेकर जा सके। 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना के जवानों ने चीन को एक ऐसा सबक सिखाया, ये सबक चीन में सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि बिना किसी हथियारों के भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन के मंसूबों पर पानी फेरा बल्कि एलएसी के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में तिरंगा गाड़ दिया, जिसे चीन कभी अपना बताता था। यही नहीं, पैंगोंग लेक के ऊपर की पहाड़ियों पर भी भारतीय सेना ने तिरंगा लहरा दिया। और चीन को ये सबक सिखाया एक ऐसी बटालियन ने जो कि आज तक दुनिया के सामने नहीं आई और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जाबाजों की इस बटालियन के कई नाम हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इन्हें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है। इस बटालियन के कई और नाम हैं, लेकिन ये कब और कहां पहुंच जाए इसकी किसी को खबर नहीं होती। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बटालियन को किन किन नामों से पहचाना जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वैसे तो एसएफएफ के नाम से पहचानी जाती है, लेकिन इसके अलावा इस बटालियन को एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। यही नहीं, इस फोर्स को विकास बटालियन का भी नाम दिया गया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत की बेहद अहम और बहुत ही सीक्रेट बटालियन है। इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम ही मालूम है। यह बटालियन बेहद खास है और इसे सबसे मुश्किल ऑपरेशन के लिए ही चुना जाता है। इस बटालियन के कमांडो पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। खास बात यह है कि इस बटालियन के कमांडो जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों पर ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बटालियन करीब
60 साल पुरानी है। इसके बावजूद इसके राज आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। हम आपको बताते हैं कि इस बटालियन को कब और कैसे तैयार किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 की जंग के बाद किया गया। उस वक्त इसे पहाड़ों पर ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। इसका गठन मेजर जनरल सुजान सिंह ने किया था, जो 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर रह चुके थे। इसी वजह से इसका नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 पड़ा। शुरुआत में इस बटालियन में तिब्बत मूल के उन लोगों की भर्ती की गई जो भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। हालांकि अब इस बटालियन में तिब्बती और गोरखा दोनों ही शामिल किए जाते हैं। एसएफएफ की पहली बटालियन में 5000 जवान शामिल किए गए थे। इस वक्त स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में 10,000 कमांडो शामिल हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शुरुआत में तिब्बती मूल के लोग शामिल किए गए, जिसकी एक खास वजह थी, क्योंकि इस बटालियन को एलएसी पर ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था और तिब्बत के लोग इस इलाके की जलवायु में आसानी से ढल सकते थे। इसलिए तिब्बत मूल के लोगों को इस बटालियन के लिए चुना गया। हालांकि अब इसमें गोरखा भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन गोरखा भी तिब्बत मूल के लोगों की तरह पहाड़ी इलाकों में बेहद आसानी से ढल जाते हैं। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस गुप्त तरीके से अपना काम करती हैं। सब जगह पे सब ऑपरेशंस में इन्होंने हिस्सा लिया। 1971 में इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना को म्यांमार में जाने से रोका। चटगांव के अंदर ये लोग थे जहाँ पे इनका ब्रिगेडियर भी मारा गया था। चाहे आपका गोल्डन टेम्पल हो, कारगिल युद्ध हो, या ये कह लीजिए कि कश्मीर के अंदर भी ऑपरेशंस हो, गुप्त तरीके से ये लोग अचानक से सामने आते हैं और फिर अपना जलवा दिखाते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का काम करने का ढंग भी एकदम अलग होता है और इसके बेहद गोपनीय होने की वजह भी काफी हद तक यही है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सेना के अंतर्गत नहीं आती है। ये बटालियन सीधा पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है। इस बटालियन का कमांडर इंस्पेक्टर जनरल होता है, जो कि भारतीय सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं और ये सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अगर इतनी खास है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये दुनिया के किसी कोने में किसी भी तरह का ऑपरेशन बेहद कम समय में अंजाम दे सकते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बेहद मुश्किल होती है। इनके जवानों को -30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के तापमान में ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह इन्हें हर मौसम में ऑपरेशन के लायक बनाया जाता है। इस बटालियन के जवानों को पहाड़ों पर ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इन्हें जमीन, आकाश और पानी में ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एसएफएफ की पहली बटालियन की ट्रेनिंग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दी थी। इस बेहद गोपनीय बटालियन का मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड के चक्राता में है। जाबाजों की इस बटालियन की पहली खूबी इनकी बहादुरी और इनकी मुश्किल ट्रेनिंग है। इसके बाद इस बटालियन की सबसे बड़ी खूबी है इसका बेहद गोपनीय होना। ये बटालियन कहां रहती है, कैसे काम करती है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, ये कोई नहीं जानता। एसएफएफ के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को दी जाती है। एसएफएफ ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन आज तक ये किसी को पता नहीं चल सका है कि इस फोर्स ने कब कहां अपना काम किया है। इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। यही वजह कि दुश्मन भी इसके बारे में बहुत कम जान पाता है। इसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ही इस फोर्स के इस बटालियन के जवानों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित नहीं किया जाता। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान के ऑपरेशन बेहद अहम होते हैं और ये जब ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौटते हैं, उसके बाद भी इसका ऐलान नहीं किया जाता कि ये काम किसने अंजाम दिया। इस फोर्स के कारनामों को दशकों बाद ऐलान किया जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। 1971 की जंग में इस फोर्स ने ऑपरेशन ईगल को अंजाम दिया था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान शामिल किए गए थे। यही नहीं, करगिल की जंग में भी इस बटालियन के जवानों ने अहम भूमिका निभाई थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इन्हीं जांबाज जवानों ने 29 और 30 अगस्त की रात LAC पर
पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन को धूल चटाई। यही नहीं, इन जवानों के सामने आने पर चीन के सैनिकों को अपने हथियार तक छोड़कर भागने पड़े। इसके बाद भारत ने एलएसी पर 4 किलोमीटर के उस इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया जिस पर कभी लाल झंडा लहराया करता था। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने चीन से जुड़ी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। चीन को सेना और कूटनीतिक स्तर पर यह संदेश भी दिया जा चुका है कि भारत उसकी एक भी नाजायज हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले गलवान घाटी और अब पेंगोंग त्सो झील के इलाके में चीन को यह बात समझ में भी आ गई है कि भारत उस पर भारी पड़ने वाला है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख दी। खबर है कि भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने के लिए वो पाकिस्तान को उकसा रहा है। चीन ने एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हवाई अड्डों पर अपने लड़ाकू विमानों को जून जुलाई में ही तैनात करना शुरू कर दिया था। अब खबर है कि वो पाकिस्तान को आधुनिक टैंक की सप्लाई बढ़ाने में जुटा है। ये टैंक चीन की सरकार की नोरिनको कंपनी बनाती। डिजिटल कम्युनिकेशंस की तकनीक वाले ऐसे 350 टैंक पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं जो अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि चीन की सरकार भारत को युद्ध के 2 मोर्चों में उलझाना चाहती है। इसका अंदेशा भारतीय सेना को बहुत पहले से था, इसलिए तैयारी भी काफी पहले शुरू हो गई। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद आनंद ने 2010 में एक रक्षा पत्रिका में लंबा आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अक्टूबर 2004 में भारतीय सेना ने पहली बार 2 मोर्चों पर युद्ध की रणनीति तैयार की थी, जिसकी 5 साल बाद 2009 में समीक्षा की गई। इसके 5 साल बाद 2014 में यह रिपोर्ट आई कि भारत ने 2 फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन के तहत तीनों सेनाओं की रणनीति तैयार की है, जिसमें सुखोई लड़ाकू विमानों की अहम भूमिका हो सकती। उस वक्त राफाल सौदा हो चुका था, लेकिन राफाल विमान भारत नहीं आए थे। अब राफाल की पहली स्क्वाड्रन चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ वार करने के लिए तैनात है। फिलहाल 5 ही विमान आए हैं, लेकिन भारत की ताकत बढ़ाने के लिए काफी है। रहा सवाल पाकिस्तान को दिए जा रहे चीन के टैंकों का, तो 55 साल पुराना इतिहास याद आ रहा है। चीन से युद्ध हुए 3 साल भी नहीं बीते थे। पाकिस्तान उन दिनों अमेरिका से मिले पैटर्न टैंकों के दम पर भारत को हराने का सपना देख रहा था। उसी गुमान में उसने 1965 में पंजाब के खेमकरण सेक्टर में टैंकों से हमला कर दिया था। 8 सितंबर 1965 को किया था। सिर्फ 2 दिन की उस जंग में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा टैंकों को भारतीय सेना ने तहस नहस कर डाला। उनमें 6 टैंक तो भारतीय सेना के पास वीर हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी जीप पर लगी मोटर जैसी रिकॉयलेस राइफल से ही उड़ा दिए थे। पाकिस्तानी टैंकों का काल बनी उस जंग को असल उत्तर नाम दिया गया था। असल उत्तर यानी असली जवाब। अब चीन से पाकिस्तान को जो हथियार मिल रहे हैं उनके दम पर पाकिस्तान ने मोर्चा खोला, तो इस बार भी भारत से उसे असल उत्तर ही मिलेगा। भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलता चीन। एलएसी पर हारा चीन अब एलओसी के सहारे। इमरान के हाथ मजबूत करते शी जिनपिंग। एलएसी पर तनाव अपने चरम पर है। हालात जंग की दस्तक दे रहे हैं। चीन की सेना एक एक इंच जमीन पर नजर गड़ाए हुए है, तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यही नहीं, हिंदुस्तान अब चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति भी बना रहा है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक, भारत चीन पर नकेल कसने की तैयारियों पर अमल कर रहा है। लिहाजा बीजिंग में जैसे खतरे की घंटी बज गई है। चीन की शी जिनपिंग सरकार अब भारत को जवाब देने के लिए इस कदर बेचैन हो उठी है कि उसने पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, सही सुना आपने,
चीन अब पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल कर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए शी जिनपिंग इमरान की सेना को लगातार मारक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन की टैंक वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को हथियार और नई तकनीक देने में जुटा है और सबसे बड़ी बात यह कि चीन अब अपने मेन बैटल टैंक यानी कि VT-4 की सप्लाई पाकिस्तान को करने जा रहा है, जिससे वो भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को LOC पर अंजाम दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान की सेना को 2 मोर्चों पर दुश्मन की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गौर से देखिए, चीन की यही वो VT-4 टैंक है जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपना ब्रह्मास्त्र मानती है। चीन की फौज मानती है कि वो इस टैंक के बूते जमीन पर दुश्मन को नाको चने चबवा सकती है। लिहाजा अब शी जिनपिंग ने इस टैंक को पाकिस्तान सेना को देने का फैसला किया है। यही नहीं, चीन सिर्फ पाकिस्तान को ये टैंक ही नहीं देगा बल्कि इसकी उन्नत तकनीक भी देगा, जिससे पाकिस्तान ऐसे घातक टैंक तैयार कर सकता है जो जंग की सूरत में खतरनाक साबित हो सकते हैं। खबरों की माने तो फिलहाल चीन VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है। करीब 350 से ज्यादा टैंकों को बेहतर करने में यह तकनीक काम आएगी। चीन की कंपनी पाकिस्तान के लिए 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रही है। चीन हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक तैयार करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। यही नहीं, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पाकिस्तान की T-85 टैंक का अपग्रेडेशन भी करेगा। इसके लिए पाकिस्तान और चीन के बीच सहमति भी हो गई है। 90 से ज्यादा तकनीकी रूप से खराब पाकिस्तान के T-85 टैंक की मरम्मत चीन करेगा। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक पार्ट है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा जाए तो जो आदमी जिस चीज को इस्तेमाल कर रहा है वो ज्यादा बड़ी बात है। अगर हमारा एक बाइसन F-16 को गिरा सकता है, ये अपने आप में एक लाइव एग्जाम्पल है कि इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। कितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान कभी भी टैंक बैटल में इंडिया के कहीं करीब नहीं आ पाएगा। VT-4 मेन बैटल टैंक है जिसका इस्तेमाल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी करती है। लिहाजा इस टैंक की तकनीक अगर पाकिस्तान के हाथ लगती है तो वो बॉर्डर पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जमीनी लड़ाई में अहम हथियार साबित होने वाले टैंक तेजी से तैयार करने पर काम कर रहा है। उसे लगता है कि ये टैंक उसे भारत से मुकाबले में मदद कर सकते हैं। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान ने रूस से 600 टैंक खरीदने की पहल भी की थी। पाकिस्तान को लगता है कि वो इन टैंक और चीन की मदद से भारत से अपनी दुश्मनी निकाल सकता है और इसके लिए मौका बिल्कुल मुफीद है। लेकिन गौर से सुनिए कैसे पाकिस्तान की मीडिया इस बात का डर जाहिर कर रही है कि चीन पाकिस्तान के साथ भारत की तकरार हुई तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान का ही साथ देगी। वो कैसे करेगा? इकोनॉमी के थ्रू? क्योंकि कोरोना में तो इंडिया की इकोनॉमिकली लोन्स, बिजनेस, इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में। इवन इसराइल के साथ, जो इसराइल कुछ चीजें पाकिस्तान स्पेसिफिक मांग रहा था, इसराइल से भी, अमेरिका से भी, जो ये ममालिक नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है बैलेंस रखना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसमें फायदा इंडिया उठा सकता है, जैसे उन्होंने 25 साल से उठाया है। खैर, पाकिस्तान को यह भी अच्छी तरह मालूम है कि भारत चीन को चित कर सकता है तो उसकी क्या बिसात। लिहाजा वो चीन की हर मदद का खैर मकदम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान के लिए सिर्फ आधुनिक टैंक बनाने में ही मदद नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की आर्टिलरी को भी बेहतर करने का काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान के टैंक और आर्टिलरी को बेहतर करके भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन की SH-15 ट्रैक माउंटेड गन को खरीदने की फिराक में है। चीन पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से कम पैसों में इस तरीके की गन बेचने भी लगा है। SH-15 आर्टिलरी गन को चीन की मदद से LOC के नजदीक तैनात करने की योजना है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान POK में कई जगहों पर कर सकता है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान को A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की एक खेप दे चुका है और एक बड़ी खेप 2022 तक देने की तैयारी में। A-100 रॉकेट लॉन्चर में 10 ट्यूब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होते हैं जो दुश्मन के ठिकानों को तबाहो बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं।
चाइना का प्लान A100 को जो मल्टीपल बैरल रॉकेट सिस्टम है वो पाकिस्तान को देना है। एक कंसाइनमेंट वो दे चुके हैं और अगला सप्लाई वो देने वाले हैं। साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि चाइना जो भी अपग्रेडेशन पाकिस्तान में कर रहा है वो इंडिया का 2 फ्रंट के तरफ वॉर हो जाए, एक पाकिस्तान और एक चाइना के तरफ, ये इस उद्देश्य से कर रहा है। हालांकि चाइना को ये पता होना चाहिए कि हमारे आर्मी चीफ डिक्लेयर कर चुके हैं आज से 2 साल पहले कि हम तो 2.5 फ्रंट की वॉर कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान 236 के करीब SH-15 हॉवित्जर खरीदना चाहता है। पिछले साल बाजवा ब्रिगेड ने चीन से इसके लिए करार भी किया था। यही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान अपना साइबर विंग भी मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान चीन की मदद से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए खुफिया मॉनिटरिंग करना चाहता है, जबकि चीन पाकिस्तान को साइबर वॉरफेयर के लिए अलग से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लैब बनाने के लिए पैसों से मदद करने में भी जुटा है। कुल मिलाकर भारत के दोनों दुश्मन देश साजिशों का मकड़जाल बुन रहे हैं। हालांकि वो इस बात से अनजान हैं कि भारत को उनकी हर साजिश की पूरी खबर है और हिंदुस्तान की सेना तैयार। शक्तिशाली बनने की सनक जब किसी तानाशाह के सिर पर सवार होती है तो उसका अंजाम युद्ध और विनाशी होता है। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के लिए हिटलर को जिम्मेदार माना जाता है। उस वक्त जापान भी हिटलर के साथ था। जापान की सेना ने चीन पर हमला करके वहां काफी जुल्म ढाए थे। चीन में तब माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट क्रांति पूरी नहीं हुई थी। माओ त्से-तुंग ने दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम देखा था, थोड़ा बहुत भुगता भी था, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू होने के बाद माओ पर भी युद्ध का भूत सवार हो गया। इसलिए चीन ने अपना पूरा जोर हथियार बनाने में ही झोंक दिया। माओ ने 27 फरवरी 1957 को अपने भाषण में कहा था कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा कर रही है, इसलिए चीन को इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। माओ को तीसरे विश्व युद्ध में विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाने की उम्मीद दिख रही थी। उन्होंने कहा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट सोवियत संघ का जन्म हुआ, जहां तब 20 करोड़ आबादी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन समेत कई देशों में कम्युनिस्ट सत्ता में आए और कम्युनिस्ट नेता दुनिया की 90 करोड़ आबादी पर राज करने लगे। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कई करोड़ और कम्युनिस्ट पैदा हो जाएंगे, ऐसा माओ त्से-तुंग ने सपना देखा था। उनके बाद चीन में जितने भी कम्युनिस्ट नेताओं ने सत्ता संभाली वो तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद तैयार करने में ही जुटे रहे। भारत और दक्षिण चीन सागर में जितने भी देश हैं, उन सबकी जमीन हड़पने के लिए चीन 71 साल से जंग की धमकी दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में छोटे मोटे टकराव से आगे बढ़ने की चीन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि चीन की सबसे कमजोर कड़ी उसकी नौसेना ही थी। दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देशों की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी ताकतवर नौसेना को तैनात कर रखा था। इसलिए बीते 2 दशक से चीन अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में जुटा था। अब खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी हो गई। सबसे ज्यादा युद्धपोत अब भी चीन की नौसेना के पास है। हालांकि लड़ाकू विमानों वाले युद्धपोत के मामले में चीन अब भी अमेरिका से 4 गुना पीछे। फिर भी समंदर में बढ़ती चीन की ताकत को अमेरिका, भारत और दक्षिण चीन सागर के सभी देशों के लिए खतरा माना जा रहा है। डोकलाम में हुई चीन की हार, गलवान में मुंह की खाया चीन, पैंगोंग में भी चीन को पटखनी, LAC पर चौतरफा हार से बौखलाए शी जिनपिंग, अब समंदर में भारत की घेराबंदी की साजिश। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक करीब 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा को LAC कहते हैं। चीन ने इस 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा पर जगह जगह भारत के साथ विवाद को हवा दी और हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पैंगोंग में जब भारत ने चीन को उस 4 किलोमीटर के इलाके से भी खदेड़ दिया जहां वो बरसों से बैठा हुआ था, तो चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा। इस बौखलाहट में चीन कई बार रात के अंधेरे में LAC पर घुसपैठ की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार हमारे सैनिकों ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया। LAC पर सारा जोर लगाने के बाद भी जब चीन की लाल सेना
अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाई तो उसने हथियार डाल दिए। यहां एलएसी पर सीधे कन्फ्रंटेशन से बचते हुए चीन ने अब एक नई रणनीति बनाई और वो रणनीति ये कि समुद्र के रास्ते भारत को घेरा जाए। चीन बड़ी तेजी के साथ अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है और वो चाहता है कि परमाणु हथियार से लैस होकर भारत के अंदर एक दबाव बनाया जाए या भारत के ऊपर एक दबाव बनाया जाए। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है। चीन ने भारत को घेरने के लिए अब समंदर को हथियार बनाना शुरू किया है। अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के इर्द गिर्द बसे देशों में तेजी से अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। इसके लिए चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना की आड़ में काम कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत जिन जिन देशों से चीन ने समझौता किया है वो वहां अपने सैन्य ठिकाने बनाने में भी जुट गया है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात में नौसेना के अड्डे बनाने पर तेजी से काम किया है। इसके साथ ही वो पूर्वी अफ्रीका के छोटे छोटे देश जैसे केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला में भी अपनी नौसेना के ठिकाने बनाने पर लगा हुआ है। इसके अलावा जिबूती में चीन ने पहले से ही अपनी नौसेना का अड्डा बना रखा है। इन सभी देशों में सैन्य ठिकाने बनाकर चीन भारत को हिंद महासागर में घेरने का मंसूबा बना रहा है। चीन की कोशिश भारत को समंदर में चौतरफा घेरने की है। इसके लिए वो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में भारत के इर्द गिर्द अपना जाल बिछा रहा है। चीन इस रणनीति पर पिछले कई दशकों से काम भी कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे दुनिया के दूसरे देश चीन का मंसूबा समझते जा रहे हैं वो चीन से पल्ला झाड़ने लगे हैं। समंदर में देखा जाए तो चीन ने अरब सागर की तरफ से भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के कराची में ग्वादर पोर्ट पर अपना ठिकाना बना लिया है। इसके अलावा वो ओमान के दुक्म बंदरगाह, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार में अपने ठिकाने बना रहा है। इसके साथ ही अब उसने पूर्वी अफ्रीका के समंदर से लगे देशों में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह वो भारत को समंदर में चौतरफा घेरने की कोशिश में जुट गया है। चीन इस तरह से भारत की समुद्री सीमा को पूरी तरह से घेर रहा है। उसका मकसद समंदर पर राज करने से ज्यादा भारत को घेरना और उसे डराना है और व्यावसायिक तौर पर भी वो इसका फायदा लेने की कोशिश में है। चीन जो इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारी अपनी बेसिस बना रहा है, या ये तो फैक्ट है। आप देखिए, पहले इन्होंने हम्बनटोटा में आए, वहां पर लीज पे लिया एक पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट ग्वादार में है, जिबूती में है। इनकी बहुत कोशिश थी कि मालदीव्स में कुछ हो जाए इनका, वो अभी होता नजर नहीं आ रहा। म्यांमार में, बांग्लादेश में। सो ये एक पूरा डिजाइन था इनका, जिसको कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। और ये क्यों था, ये जो कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अपने आप को एक ब्लू वाटर नेवी और नेवी विद अ लॉन्ग रीच, PLA नेवी, अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि दुनिया भर के देशों में चीन अपने सैन्य ठिकाने बनाकर अपनी नौसेना और वायुसेना दोनों को मजबूत करने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए चीन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सबसे पहले वो अपनी नौसेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है और इसके लिए नए नए युद्धपोत और दूसरे जंगी सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं। चीन के पास कुल 360 जहाज हैं, जबकि उसके युद्धपोतों की संख्या 20 है। चीन की नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 8 लैंडिंग शिप मौजूद हैं और 13 फ्रिगेट शामिल हैं। चीन ने हाल ही में 4 फ्लीट टैंकर्स को भी अपनी नौसेना में शामिल किया है। दुनिया के दूसरे देशों के मुताबिक चीन की नौसेना के पास हथियार और दूसरे साजो सामान काफी ज्यादा हैं। हालांकि यह माना जाता है कि चीन के जंगी जहाज और दूसरे युद्धपोत पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब चीन तेजी से नए युद्धपोत तैयार करने के साथ साथ समंदर में परमाणु ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन की पूरी कोशिश परमाणु पनडुब्बी तैयार करने और ऐसी मिसाइल बनाने की है जिससे समंदर से परमाणु हमले को अंजाम दिया जा सके। यानी चीन की कोशिश अब समंदर में परमाणु जंग छेड़ने की है। चाइना इज ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर और उनके पास ये सब मिसाइल्स हैं
और ये जो बार बार इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली दुनिया को बताने के लिए कर रहे हैं कि भाई वी आर वेरी पावरफुल एंड रिमेन अवे फ्रॉम आवर एरिया, दैट इज़ द साउथ चाइना सी। बट ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब कंट्रीज़ ने इनका देख लिया है, इनके डिज़ाइंस क्या है, इनकी ये जो ये हाई हैंडेडनेस और छोटे कंट्रीज़ को दबाना और उनको बोलना कि सारा कुछ ही उनका है, सारा दक्षिण चाइना जो साउथ चाइना सी है कि दक्षिण चाइना महासागर ही इनका है, सो वो गलत है। समंदर में परमाणु हथियारों की जंग के अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन तेजी से परमाणु हथियार भी बना रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने परमाणु हथियारों को लेकर एक नई नीति बना ली है, जिसके तहत वो छोटे छोटे परमाणु बमों के साथ बड़े और विनाशकारी बम भी बनाएगा। चीन बहुत तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है और चीन का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में उसे अपने परमाणु हथियारों की संख्या 2 गुनी करनी है। इसके साथ ही चीन परमाणु पनडुब्बी पर खास जोर दे रहा है और अमेरिका तक पहुंच सकने वाली मिसाइल बनाने में भी जुटा हुआ है। चीन के विस्तारवादी रवैये की वजह से पूरी दुनिया उससे किनारा कर चुकी है। यही नहीं, अब दुनिया के सभी बड़े देश चीन पर लगाम लगाने के लिए एकजुट भी हो रहे हैं। लेकिन चीन अपनी जमीन की भूख में इतना अंधा हो चुका है कि वो किसी की मानने को तैयार नहीं।